नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी, क्योंकि एक एक प्रश्नों को उनके बीच सॉल्यूशन के साथ हम करने की कोशिश करते हैं ताकि एक प्रश्न से संबंधित और अन्य तथ्य भी परीक्षा में पूछ लिए जाए। प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी पूछा जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास के प्रश्न नंबर 1 से। आपको पता ही है सफलता का राज क्या होता है। निरंतर अभ्यास के साथ ही हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा हुआ है, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है। पिंजरे में मैना नामक आत्मकथा लिखी है चंद्रकिरण सोनरिक्षा ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य यहाँ पर जो लेखक दिए गए हैं इनके द्वारा कुछ प्रमुख आत्मकथा है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि पिंजरे में मैना 2008 में इसका प्रकाशन हुआ। इसका जो प्रकाशन वर्ष है क्या रहा, 2008, ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रकिरण सोनरिक्षा द्वारा लिखी गई पिंजरे में मैना आत्मकथा। इसके अलावा कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये दोनों आत्मकथाएं, ये दोनों रचनाएं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। मैत्री पुष्पा जी द्वारा लिखी गई है। कस्तूरी कुंडल बसे 2005 और गुड़िया भीतर गुड़िया 2002 मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। तो एक रचना है पिंजरे में पन्ना, जो कि उपन्यास संबंधी रचना है, मणि मधोकर जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन क्रम से जुड़े थे। बालकृष्ण भट्ट ने किसका संपादन कार्यभार संभाला हुआ था या किसके संपादन कार्य से जुड़े हुए थे, तो आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट जी का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है हिंदी प्रदीप पत्रिका से संबंध रखते थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो और अन्य पत्र पत्रिकाएं वह उनके प्रकाशन वर्ष तथा उनके प्रमुख संपादक हम जब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन में दी हुई है अन्य पत्रिकाएं, तो जैसे कि ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी और मुख्य संपादक के रूप में कार्य किया प्रताप नारायण मिश्र जी ने। फिर आती है सरस्वती पत्रिका, 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष जी द्वारा संपादित की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक माने जाते हैं वे चिंतामणि घोष जी है। उसके बाद श्याम सुंदर दास जी बने। उसके बाद जो है 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला था। 1920 तक, कुल 17 वर्षों तक। आगे बढ़ते हैं। फिर देख लेते हैं कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो है जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1868, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके प्रमुख संपादक के रूप में रहे। उसके बाद जो है हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष बालकृष्ण भट्ट जी है इसके संपादक। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। अपभ्रंश में जो है मुख्य रूप से 8 स्वर माने जाते हैं। और देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है, जिसमें 4 हर्ष स्वर और जो है 4 दीर्घ स्वर शामिल है। और ए और औ जो है आदिकाल के अंतर्गत आने वाले स्वर रहे हैं, अपभ्रंश से ही संबंधित। इसलिए आपको कहीं कहीं आपको अपभ्रंश में 10 स्वर भी देखने को मिलेंगे। किसी पुस्तक में अपभ्रंश के 8 स्वर आपको देखने को मिलते हैं तो किसी में 10 स्वर। तो आपको ध्यान रखना है। कुल स्वर थे जो है मुख्य रूप से स्वर की संख्या मानी जाती है 8। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें कौन सी नहीं है, तो आपको पता ही है मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी, एक पूर्वी बिहारी, दूसरा पश्चिमी बिहारी। पूर्वी बिहारी के अंतर्गत आती है मगही और मैथिली, और पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत बोली जाती है भोजपुरी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5।
सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो कि तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो 8वीं शताब्दी के अंतर्गत 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वर्जियान परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी जो है नाथ ही थे। जो सिद्ध परंपरा के अंतर्गत आने वाले जो विद्वान हैं ये पहले जो है नाथ परंपरा में दीक्षित थे, बाद में ये है सिद्धों में शामिल हो गए। सिद्ध धर्म के वर्जियान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते हैं। और सिद्धों की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में ये रचना पूछी जाती है, जैसे कि सरहप्पा की रचना दोहा कोश, काफ़ी बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाली रचना है। फिर है लुईपाद गीतिका, उसके बाद सबरपा, चार्यापद, काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना है इनकी चार्यापद। उसके बाद महामुद्रा वर्ज गीतिकी और वर्ज योगिनी भी जो है सबरपा की ही रचना है। फिर आता है कणहप्पा जी। कणहप्पा की जो रचना है चार्याचर्य, विनिश्चय और कणहप्पाद गीतिका। उसके बाद डोंबिप्पा द्वारा लिखी गई डोंबी गीतिका और योगचार्य इनकी काफ़ी प्रसिद्ध जो है ग्रंथ हुआ है। फिर है अक्षर द्वीप कोश, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो ये कथन कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार माना गया है, वो क्या माना गया है? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह कथन किसका है या ये विचार किसका है? तो आप लोगों को बताना है। ये भी जो कथन आचार्य शुक्ल जी द्वारा ही कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन जी की नहीं है? ठाकुर जगमोहन जी द्वारा कौन सी रचना इनमें से नहीं लिखी? तो आपको ध्यान रखना है प्रेम प्रलाप। और अन्य रचनाएं है प्रेम संपत्ति लता है भाई, कलानी लता, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और जो है श्यामा सरोजनी। ये तीनों की तीनों रचनाएं जगमोहन जी की है, ठाकुर जगमोहन जी द्वारा लिखी गई। लेकिन प्रेम प्रलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी माना जाता है। भारतेंदु जी की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो इनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि भारतेंदु की रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो देख लेते हैं अन्य काव्य कीर्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। उनमें शामिल है भक्ति सरस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय पचासा, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य रहा है इनका। फूलों का गुच्छा ये भी ध्यान रखना है। प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तमन्या लीला, जमाने की मुकरी, सुमांजलि, बंदर सभा और जो है बकरी विलाप, ये दोनों इनके हास्य में संबंधी काव्य कीर्तियाँ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9। बगियान बसंत बेसिरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाई ना, दिन काम कोहतुल के जो बने, दिन बीज वियोग बुलाई ना। जो ये पंक्तियाँ है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी की पंक्तियाँ है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की मुख्य रचनाएं जब हम देखें तो भारत सौभाग्य, प्राग रामागमन, संगीत, सुधा सरोवर और भारत सौभाग्योदय उदय काव्य इनका माना जाता है। और भारत सौभाग्य जो है इनका नाटक 1888 में कांग्रेस महाधिवेशन के अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा गया। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और 1881 में मिर्ज़ापुर से आनंद कादम्बरी जो है इनके द्वारा पत्रिका का संपादन भी किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रेमगंज की पत्रिका का जो ये आनंद कादम्बरी पत्रिका है काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिली है। इसके संपादक कौन रहे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। आज रात इससे परदेस से चले कीजिए विश्राम, यही जो कुछ
वस्तु कुटी में मेरी करो ग्रहण संकोच नहीं। जो ये पंक्तियाँ है, ये काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है, ये पूछा हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी खड़ी बोली में लिखा जाने वाला ये पद्य है एकांतवासी योगी इनका, और उपयुक्त पंक्तियाँ एकांतवासी योगी से ही ली गई हैं। तो आगे देख लेते हैं। एकांतवासी योगी एक प्रेम काव्य खंड काव्य संबंधी रचना है। एक रमणी द्वारा उपेक्षित पुरुष एकांतवासी योगी बन जाता है। और श्रीधर पाठक जी की मुख्य रचनाएं हैं मनोविनोद, धनंजय विजय, गुणवंत हेमंत, देहरादून एकांतवासी योगी, भारत गीत और जो है श्रांत पथिक भी इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एक रचना है डेंटल विलेज, ये एक इनकी अनुवाद की हुई रचनाएं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो आवारा मसीहा आप सभी को पता है बंगाल के लेखक हुए हैं एक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। तो उनके जीवन पर आधारित आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई जीवनी है। तो ध्यान रखना है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ। विष्णु जी के 14 वर्ष की साधना का सफल प्रयास माना जाता है ये आवारा मसीहा। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का मूर्ति देवी सम्मान प्राप्त हुआ है। और विष्णु प्रभाकर के जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें शामिल है ढलती रात, शोपनमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी, ये आदि प्रमुख विष्णु प्रभाकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये कथन जो है बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य का साथ देता है, ये कथन कहा गया है युद्ध और नारी से संबंधित निबंध से। युद्ध और नारी के अंतर्गत आने वाला जो ये पंक्तियाँ हैं, ये युद्ध और नारी नामक निबंध लिखा है महादेवी वर्मा जी द्वारा। और किस निबंध संग्रह में संकलित है युद्ध और नारी? तो हो जाएगा हमारा श्रृंखला की कड़ियाँ। आंसर हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियाँ। 1942 में महादेवी वर्मा समस्या मूलक निबंधों का संग्रह रहा है श्रृंखला की कड़ियाँ, और इसी निबंध संग्रह में युद्ध और नारी निबंध भी संकलित किया गया है। युद्ध और नारी नामक लेख में जो है इन्होंने युद्ध, स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान पर गंभीर वैश्विक और मौलिक चिंतन व्यक्त किया है। महादेवी वर्मा जी ने जो है चांद का कार्यभार भी संभाला, यानी चांद पत्रिका का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। चांद नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जो किसका कार्यभार जो है कि इन्होंने संभाला, महादेवी वर्मा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा किस जो है पत्रिका से संबंध रखती है, तो आपको ध्यान रखना है चांद पत्रिका से। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे। 1956 में भारत सरकार ने उसकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की भी उपाधि प्राप्त की गई थी। और इसकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं महादेवी वर्मा की, निहार, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाली रचनाएं है ये। इनकी काव्य संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांज्ञगीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा। इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। निहार 1923, रश्मि 32, नीरजा 1934, सांज्ञगीत 1936, दीपशिखा 1942 और जो है सप्तपर्णा 1959। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी जो है प्रमुख कवि जैनेंद्र जी की है, प्रमुख लेखक जैनेंद्र जी द्वारा लिखी गई ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। इसमें मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं जैनेंद्र जी। और 1971 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी से प्राप्त हुआ। सुनीता, त्यागपत्र तथा सुखदा आदि उपन्यासों में अनेक अवसर आए जब उनके नारी चरित्र भीषण मानसिक संघर्ष की
से गुजरे हैं। और इनकी अन्य कीर्तियाँ हैं फांसी, वातायन और जो है एक रात, पाजेव, दो चिड़िया आदि। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार का जो है कहानी संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, देख लेते हैं। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त द्वारा जो है नई कविता पत्रिका का संपादन किया गया। और अन्य यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए जो विद्वान हैं इनके द्वारा भी संपादित पत्रिकाओं के जब नाम हम यहाँ पर देखें तो धर्मवीर भारती जी द्वारा साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई धर्मयुग नाम से। उसके बाद जो है अज्ञे जी ने प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन किया। श्री नरेश मेहता जी ने साहित्यिक पत्रिका कीर्ति का संपादन किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। तो शुक्ल जी ने यह कथन किस उपन्यासकार के संबंध में कहा है? तो संवत 1955 में उन्होंने यानी कि किन्होंने किस उपन्यासकार के बारे में ये बताया है, ये कहा गया है शुक्ल जी द्वारा। तो ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी के संबंध में शुक्ल ने कहा है कि उन्होंने जो है 65 उपन्यास छोटे बड़े लिखकर जो है प्रकाशित कराए और 1955 में उपन्यास नामक मासिक पत्र भी निकाला। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी का जन्म 1865 ईस्वी, जन्म स्थान रहा वृंदावन। 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी ने जो है इंदुमती नामक एक लघु कहानी की लिखने की शुरुआत की और जिसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भी कराया। यह हिंदी की पहली मौलिक कीर्ति मानी जाती है। हिंदी की पहली लघु कथा भी रही है। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इन्होंने जो है न्योवास नामक पत्रिका का भी संपादन किया। न्योवास पत्रिका से भी जो है ये संबंध रखते थे और साथ ही सरस्वती पत्रिका के पंचायती संपादकीय बोर्ड के सदस्य भी ये माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है। 1998 में एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम था उपन्यास। उपन्यास नाम से इन्होंने पत्रिका निकाली है, भाई ये ध्यान रखना है। और इसमें गोस्वामी ने 65 उपन्यासों को प्रकाशित किया। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास यहाँ पर आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास आपको पता ही है, शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की बोली है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी ये बोली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह संस्कृत से ये जन्मी है, ये भी पूछ लिया जाता है। ब्रज भाषा की जननी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत आपको ध्यान रखनी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य भी उपलब्ध है। अवधी और ब्रज भाषाओं में साहित्य काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुआ है हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। छत्र प्रकाश जो प्रबंध काव्य लिखा है इसके रचनाकार है लाल कवि। लाल कवि द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना है। लाल कवि ने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र छत्र प्रकाश में 2 चौपाई के बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश महत्वपूर्ण पुस्तक है और छत्र प्रकाश पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 का ही जीवन वृत्तांत इसमें दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम लगाइए। हमारे साहित्यिक जो वाद है जैसे कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, जो ये है छायावाद, इनका हमें क्रमानुसार क्रम लगाना है यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि सबसे पहले आता है छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर प्रपद्यवाद। इनका जो है समय भी हम देख लेते हैं और इनके प्रवर्तक भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है
छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है, छायावाद के प्रवर्तक कौन रहे हैं। तो ध्यान रखना है, छायावाद का जो समय है 1918 ईस्वी से लेकर के 1935 तक के बीच का जो समय है छायावाद का समय माना जाता है। उसके बाद मुकुटधर पांडे जो है, मुकुटधर पांडे इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1944 तक त्रिलोचन इसके जो है प्रवर्तक के रूप में रहे हैं। प्रयोगवाद जो है 1943 से लेकर के 1955 तक, जिसका जो प्रवर्तक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अन्य जब मुख्य बातें यहाँ पर देखें तो प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वे प्रेमचंद मुंशी जी रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं। सॉरी भाई, थोड़ा जल्दी बोलने से शब्द इधर उधर हो जाते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और भाई आपको लगता है परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चलो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं, प्रगतिवाद आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, 1936 में। और प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। प्रपद्यवाद का एक अन्य नाम क्या है, नकेनवाद, जो कि बिहार के 3 कवियों को मिला करके, उनके पहले अक्षर को मिला करके ये नाम जो है दिया गया है, नकेनवाद का नाम। नकेन जो है, जैसे कि एक कवि हुए हैं नलिन विलोचन शर्मा, एक हुए हैं केसरी कुमार और एक हुए हैं नरेश मेहता। तो न से नलिन विलोचन शर्मा से लिया न, उससे के बाद जो है केसरी से लिया, केसरी कुमार से लिया के, और जो है नरेश से लिया जो है न। फिर इस प्रकार से प्रथम अक्षरों को मिलाकर नकेन बन जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है नकेनवाद जो है रखा गया। प्रपद्यवाद का अन्य नाम क्या है, नकेनवाद। इन कवियों के नाम को मिलाकर, इनके पहले अक्षर के नाम को मिलाकर इस प्रकार से रखा जाने वाला जो वाद का नाम रहा नकेनवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो जीवन काल की दृष्टि से जब हम इन कवियों का सही अनुक्रम देखें तो देखते हैं, सबसे पहले आएंगे सूरदास जी, फिर केशवदास, जगन्नाथ दास, सोहनलाल द्विवेदी। इनको जब इनके काल कर्मानुसार जब हम देखें तभी भी हम जो है इसी क्रम के अनुसार इनको लगाएंगे, क्योंकि सूरदास आपको पता ही है कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। उसके बाद आते हैं केशवदास जी, फिर आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, और फिर जो है राष्ट्रीय काव्य धारा के सोहनलाल द्विवेदी जी। तो देख लेते हैं जन्म के अनुसार, इनको कर्मानुसार जब हम लगाते हैं, सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी, मृत्यु 1583। केशवदास जी का जन्म 1555, मृत्यु 1617। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 और मृत्यु 1932। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 में हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कीर्तियों का सही अनुक्रम लगाइए। तो रचना काल की दृष्टि से हमें इन कीर्तियों का सही अनुक्रम जब लगाते हैं तो देखते हैं, आंसर होगा हमारा एक, सबसे पहले आएगी कुवलय माला कथा, फिर राउलवेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर जो है वर्ण रत्नाकर। इनके जो प्रकाशन वर्ष को, इनके जो समय को भी हम यहाँ पर देखते हैं, रचना काल और उनके रचनाकार को। सबसे पहले कुवलय माला कथा जो है उद्योतन सूरी जी द्वारा लिखी गई 778 ईस्वी में, 1700 नहीं 778 ईस्वी में। फिर राहुलवेल 10वीं शताब्दी की रचना है रोड़ा कवि की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की रचना है दामोदर शर्मा जी की। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की रचना है ज्योतिश्वर ठाकुर जी की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। हिंदी में विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी ने ही अपितु जो है प्रयुक्त ग्रियर्सन जी को माना गया है। ये कथन किसका है, ये कथन कहा है प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22,
रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें यहाँ पर बताना है। रचना काल की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों को देखें तो आंसर होगा हमारा डी, सेवा सदन सबसे पहले आएगा 1918। उसके बाद जो है रंगभूमि का समय रहेगा 1925। फिर गबन का जो समय है 1931। फिर जो है गोदान आता है 1936 में। गबन आएगा 1931 में और रंगभूमि 1925 की का उपन्यास है इनका। ये है सेवा सदन 1918। इस प्रकार से आप इनको क्रमानुसार लगा सकते हो। और अन्य उपन्यासों को भी यहाँ पर क्रम के अनुसार जब हम देखें, इनके उपन्यासों का प्रकाशन देखें तो देख लेते हैं। सबसे पहले देवस्थान रहस्य 1905, उसके बाद प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936 और मंगलसूत्र 1936 जो कि इनका अधूरा उपन्यास रहा है। और इनके पुत्र जो है अमृत राय ने 1948 में इसे पूरा किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, रचना काल के आधार पर दिनकर जी निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। रचना काल की दृष्टि से दिनकर जी की जो यहाँ पर कृतियाँ दी गई हैं इनको हमें क्रम के अनुसार लगाना है। तो देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा सी, मिट्टी की ओर, संस्कृत के 4 अध्याय, वट पीपल और दिनकर की डायरी। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं दिनकर जी मिट्टी की ओर 1946 की रचना, अर्धनारीश्वर 1952 की रचना है इनकी, रेती के फूल 1954 की है। और हमारी संस्कृत एकता 1956, वेणु वन 1958, उजली आग 1956, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 की रचना है। धर्म नैतिकता की और विज्ञान जो है 1959, वट पीपल 1961 और साहित्य मुखी 1968, आधुनिकता बोध 1973। इसके बाद जब हम बात करें अर्धनारीश्वर रचना की, अर्धनारीश्वर रचना जो है दिनकर जी द्वारा भी लिखी गई और विष्णु प्रभाकर जी की भी रचना है। तो दिनकर जी का उपन्यास है, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा जो है, एक सेकंड भाई, निबंध संग्रह है। एक सेकंड भाई, मैं उल्टा बोल गई। दिनकर अर्धनारीश्वर जो रचना है विष्णु प्रभाकर जी का जो है उपन्यास है और दिनकर जी द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जब हम यहाँ पर देखें, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो रचना काल की दृष्टि से हमें इन कृतियों का अनुक्रम देखना है। तो आंसर होगा हमारा बी, सबसे पहले आएगा प्रिय प्रवास, फिर साकेत, फिर तुलसीदास, फिर जो है कृष्णायन। तो ये प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकार भी हम यहाँ पर देखें तो प्रिय प्रवास आप सभी को पता है 1914 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साकेत की रचना जो है 1931 मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा की गई। तुलसीदास की रचना जो है 1938 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा की गई। उसके बाद कृष्णायन जो है 1943 में द्वारिका प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को माना जाता है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का है जिसका अर्थ है अयोध्या का कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि साकेत का अर्थ क्या होता है। साकेत का अर्थ है अयोध्या, जिसमें कि 12 सर्ग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक का कवि नहीं है। तो इनमें से कौन सा कवि दूसरे सप्तक के अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा हमारा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है दूसरे सप्तक के कवि नहीं है। सॉरी भैया, ये आंसर हमारा ए नहीं होगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो ये यहाँ पर आंसर गलत लिखा हुआ है, तो मुझे भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान रखना है। तो आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि मुक्तिबोध हमारे तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं, दूसरे सप्तक के कवि नहीं हैं। आंसर हो जाएगा भाई डी, ध्यान रखना है।
मुक्ति बोध नहीं होगा दूसरे सप्तक के अंतर्गत, और अन्य ये तीनों कवि दूसरे सप्तक में शामिल है, जैसे कि भवानी प्रसाद, शमशेर बहादुर, शकुंतला माथुर। इसके अलावा जो दूसरा जो सप्तक आया हमारा, वो आया 1951 में, और जो तार सप्तक आया था 1943 में। दूसरा सप्तक 1951 में, फिर तीसरा आया 1968 में, चौथा आया 1979 में। इनके प्रकाशन वर्ष को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी का जो प्रकाशन वर्ष जो है पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक 1951 में अज्ञेनित जो है दूसरा जो सप्तक आया 1951 में, अज्ञे ने जो है इसका संपादन किया, और दूसरे सप्तक के अंतर्गत 7 कवि शामिल हैं, जिसमें शामिल है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साई और धर्मवीर भारती। गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम यहाँ से कट जाएगा। इस प्रकार से आज की क्लास में लगभग टॉप 25 प्रश्नों को हमने करने की कोशिश की है विद सॉल्यूशन के साथ। इसी तरह निरंतरता के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आपको इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से परीक्षा में हेल्प मिल सके। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी जो है नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन हमेशा मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।